हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ और हर वीडियो में हम आपको एक नए सुपर स्पेशलिस्ट से मिलवाते हैं। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गिरिराज स्वरंकर, जो कि एक एमबीबीएस है, डीएनबी इन ऑब्स एंड गायनी। साथ साथ उन्होंने फेलोशिप इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन भी किया हुआ है। 5 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिलहाल जीविया आईवीएफ सेंटर जयपुर में वो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर स्वरंकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू निया, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी टीम का और आपके सभी सहयोगियों का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है और मुझे एक मौका दिया है कि अवेयरनेस फॉर मेल इनफर्टिलिटी पर मैं अपना कुछ इंसाइट दे सकूं। थैंक यू। सो डॉक्टर स्वरंकर, आज हम चर्चा करने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि टैबू है, क्योंकि कई सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं या फिर कतराते हैं, एक सोशल स्टिग्मा है। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए, व्हाट इज मेल इनफर्टिलिटी एंड हाउ कॉमन इज मेल इनफर्टिलिटी? मियां, मेल इनफर्टिलिटी की अगर मैं बात कहूँ तो इनफर्टिलिटी की जो जनरल डेफिनेशन है वही मेल इनफर्टिलिटी पर भी अप्लाई होती है कि कोई भी कपल जो 1 ईयर का अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स रखकर और वो लोग ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने की, लेकिन स्टिल इफ दे हैव नॉट एबल टू कंसीव, तो उसे हम इनफर्टिलिटी ही मानेंगे। मेल इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन भी उसी तरह रहेगी। सेकंड जो प्रश्न है आपका, सेकंड जो क्वेश्चन है कि मेल इनफर्टिलिटी कितना कॉमन है, अगर मैं बात करूं इन जनरल एज ए कपल, तो दोनों कपल जहां रेस्पॉन्सिबल होते हैं वहां 30 to 35% जो है मेल इनफर्टिलिटी भी पार्ट अपना प्ले करता है। सेकंड, अगर मैं केवल इंडिविजुअल मेल की बात करूं कि केवल मेल की वजह से किसी कपल के अंदर फर्टिलिटी का इश्यू है या इनफर्टिलिटी है, तो वो 10% है। तो 100 में से 10% ऐसे लोग होंगे जिनमें केवल मेल रिस्पॉन्सिबल होगा इनफर्टिलिटी के लिए, और 35% इस तरह के कपल होंगे जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों अपना रोल प्ले कर रहे होंगे उनकी फर्टिलिटी को लेकर। तो डॉक्टर स्वरंकर, आपको क्या लगता है आजकल का लाइफस्टाइल, जो हमारे वर्किंग आवर्स, हमारी पुअर ईटिंग हैबिट्स हैं, स्लीप डिस्टर्ब्ड है, आजकल कोई 2 बजे से पहले सोता नहीं, आपको लगता है ये भी इनफर्टिलिटी का एक प्राइमरी कॉज है इन मेन? डेफिनेटली आजकल 2 चीजें जो हैं, लाइफस्टाइल, जैसा आपने बहुत सही उस चीज को पकड़ा है। सेकंड थिंग, एक लेट मैरिजेस जो कि इनफर्टिलिटी को बढ़ा रही है, क्योंकि लोग आजकल अपने कैरियर को लेके बहुत ज्यादा अवेयर हैं और केवल उसी चीज के लिए फोकस्ड है। जो फर्टिलिटी पार्ट है वो कहीं पीछे रह जाता है और एक समय वो काफी अपना निकाल देते हैं जो एक बेस्ट टाइम होता है उनकी फर्टिलिटी या रिप्रोडक्शन के लिए। तो लेट मैरिजेस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सेकंड थिंग, जैसा आपने बताया, लाइफस्टाइल, लोग जो है पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, एक्सपोजर टू रेडिएशंस बिकॉज ऑफ दीज मोबाइल फोन, सेल फोन्स, बाहर केमिकल्स का एक्सपोजर इतना है, लोगों को एडिक्शन, जैसे हम कहें अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ये चीजें एक राइजिंग ट्रेंड में देखी जा रही हैं। शो ऑफ कहें या एक कहें कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर इन चीजों को लोग बहुत ज्यादा अपनाते हैं और उस वजह से ये सारी चीजें मेल इनफर्टिलिटी की जो राइजिंग ट्रेंड है उसमें एक अपना रोल प्ले कर रही है। सेकंड थिंग जो है, जैसा आपने कहा कि ये स्टिग्मा है, टैबू है, लेकिन आजकल लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं, मेल भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इवन आई कैन ऑल्सो बी इनफर्टाइल। सो मेल टेस्टिंग बढ़ी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। अगर इनफर्टिलिटी कहीं था तो केवल ऐसा माना जाता था कि फीमेल ही रेस्पॉन्सिबल है, उसी को एवेल्युएट करना है, और लेकिन अभी मेल भी बाहर आ रहे हैं और अब वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस, आई कैन ऑल्सो बी द फैक्टर। डेफिनेटली, और उसी के साथ अगर वो बाहर आ रहे हैं तभी वो ट्रीटमेंट होगा और तभी आगे चलकर कहते हैं ना कि जो फैमिली अपनी प्लान करना चाहते हैं वो भी सक्सेसफुल होगी। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सर, जैसे हर बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं, मैं इनफर्टिलिटी को कोई बीमारी नहीं कह रही हूँ, बट इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं जो देखने को मिलते हैं, और उसके बाद मतलब ये एक अलार्मिंग साइन, एक रेड फ्लैग है कि अब हमें एक डॉक्टर को दिखा देना चाहिए? जैसा हम लोगों ने चर्चा की कि इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन में है कि 1 ईयर का अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर कोई कपल रख चुका है और स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव, तो उन्हें अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को एक बार कंसल्ट करना चाहिए कि व्हाट आर द इश्यू। लेकिन जैसा हमने दूसरी बात भी की कि लेट मैरिजेस हैं, वहां पर फीमेल की एज भी ज्यादा होती है,
उस कंडीशन में अगर जैसे फीमेल 30+ की एज की कैटेगरी में है या 35 को टच करने वाली है, तो ऐसे कपल्स के लिए रिकमेंडेड ये रहता है कि 6 मंथ्स तक वो लोग ट्राई करें, एंड इफ दे आर नॉट कंसीविंग तो उनको मिलना चाहिए अपने किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को। सिम्टम्स की मैं अगर बात करूं कि मेल इनफर्टिलिटी, यूजुअली मेल इनफर्टाइल पेशेंट्स जो होते हैं वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही होते हैं, बहुत ज्यादा सिम्टम नहीं होते हैं, और इवैल्यूएशन के दौरान ही उन लोगों को ये जानने में आता है कि उनकी जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है उसमें स्पर्म की क्वालिटी के अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल डिसफंक्शंस भी होते हैं। मेल के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, प्रॉपर रिलेशन वो लोग नहीं बना पाते हैं, इरेक्शन सही नहीं रहता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन रहता है, तो इजैकुलेशन जो प्रॉपर जो टाइमिंग और प्लेस होता है वहां नहीं हो पाता है, उस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके अंदर सीमन का जो वॉल्यूम है, सीमन का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, या फिर उनको जो लिबिडो जो है वो भी काफी डिक्रीज हो गई है। तो इस तरह से दीज आर द वेरियस सिम्टम्स हाउ मेल इनफर्टाइल पेशेंट कम टू अस। लेकिन जो अधिकतर जो मैं कहूंगा पेशेंट्स हैं वो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और ड्यूरिंग सीमन एनालिसिस, ड्यूरिंग इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन ही दे कम्स टू नो कि कुछ कमी है मेल पार्ट में। ओके, एंड यहाँ पर हमने कुछ सिम्टम्स की बात की, तो जैसे कि डॉक्टर ने बोला कि अब लोग बाहर आ रहे हैं, खुल के बातचीत कर रहे हैं और तभी ट्रीटमेंट भी संभव है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो सर, हम आपने लेट मैरिजेस की यहाँ पर बात की कि हाँ, अब हर उम्र जो हर हम काम कर रहे हैं, हमारे पढ़ाई लिखाई है, हमारी नौकरी है, फिर ऑटोमेटिकली शादियां भी डिले हो रही हैं। तो सर, आपके हिसाब से क्या एजिंग, फॉर एग्जाम्पल 30s 20s वर्सेस 30s वर्सेस 40s, क्या उम्र का भी एक क्राइटेरिया हम माने कि क्या ये भी मतलब धीरे धीरे क्या इनफर्टाइल होते रहते हैं? डेफिनेटली एजिंग की बात हम लोगों ने की ही है, और जैसा मैटरनल एजिंग को अभी तक बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। एज फैक्टर, अगर कोई भी इनफर्टाइल कपल आता है, जो मदर फीमेल की जो एज है उनको बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। ऊसाइट एजिंग, उसके जो क्वालिटी ऑफ एग्स, उन चीजों पर बहुत इफेक्ट बताया जाता है। सिमिलरली मेल के अंदर भी एजिंग का इफेक्ट है, लेकिन अगर मैं फीमेल से कंपेयर करूँ तो उतना नहीं है। लेकिन स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि एज बढ़ने के साथ, अगर मैं लेस देन 30 एंड मोर देन 40 की कंपेयर करूं, तो सीमन का वॉल्यूम, स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और जो टाइम टू कंसीव है वो ज्यादा पाया गया है एज बढ़ने के साथ। इसके अलावा भी रिस्क ऑफ एबॉर्शंस और कुछ जेनेटिक डिजीजेस जैसे एकेंड्रोप्लेजिया है, मार्फन सिंड्रोम है, इनकी जो इंसिडेंस है वो भी ऐसे कपल्स के अंदर ज्यादा पाया गया है जहां मेल की एज ज्यादा रही है। तो डेफिनेटली मेल इनफर्टिलिटी अफेक्ट होती है एज बढ़ने के साथ। ओके, सो कहीं ना कहीं उम्र का भी बहुत ही बड़ा योगदान है मेल इनफर्टिलिटी में। एंड सर, आप ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? मेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे होता है? क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? हमें फीमेल्स का तो पता है, बट मेल्स में भी क्या क्या ट्रीटमेंट्स फॉलो होते हैं? मियां, मेल इनफर्टिलिटी के अंदर डिपेंड करता है कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट कैसी है। जो माइल्ड मेल फैक्टर्स होते हैं उन कंडीशंस के अंदर पेशेंट्स को कुछ मेडिसिन, एंटीऑक्सीडेंट्स का सप्लीमेंट्स देके उनकी सीमन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रयास किया जाता है। अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं अगर दिख रहा है तो IUI करके एक ऑप्शन होता है जिसमें हस्बैंड सीमन सैंपल है, उसे लैब में प्रोसेस करके उसमें से अच्छी क्वालिटी के जो मोटाइल स्पर्म्स हैं उनको सेपरेट करके और फीमेल के यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। उससे जो उनकी फर्टिलिटी के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट डबल होते हैं। जिन पेशेंट के अंदर बहुत सीवियर मेल फैक्टर है, ऐसे पेशेंट्स के लिए अगेन जो हमारा ऑप्शन है IVF और ICSI का जो ऑप्शन है, जिसमें ICSI दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सो उसमें अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स को अराउंड 25x जूम करके उसको कैच किया जाता है और उस स्पर्म को उस साइट में डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू एंटर करा दिया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन का फेलियर ऐसे कपल्स जिनके अंदर मेल फैक्टर है या ओलिगोएस्थेनो, मतलब कि उनकी मोटिलिटी कम है और काउंट्स कम है, तो ऐसे मरीजों के अंदर ICSI एक वरदान है। ऐसे कपल्स भी कंसीव कर सकते हैं। इवन जो एजोस्पर्मिक कपल्स हैं जिनको नील शुक्राणु अपनी रिपोर्ट के अंदर दिखाया गया है, ऐसे कपल्स भी उनके टेस्टिकुलर से, टेस्टिस से हम लोग स्पर्म एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके कुछ सर्जिकल मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम वो स्पर्म एक्सट्रैक्ट करके और ICSI के मेथड के द्वारा उनकी वाइफ के एग को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो यानी कि ट्रीटमेंट के कई सारे ऑप्शंस हैं,
और जरूरत Yes, है कि आप डॉक्टर से संपर्क करें। तो सर अगर मेल exactly. इनफर्टिलिटी अगर मतलब आप फर्ज करिए अगर किसी को लगता है कि शायद किसी तकलीफ की वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है और ये कोई मेल है, तो उनको किस डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? वो अपने रूटीन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट उन्हें एक इनिशियल ओपिनियन और इनिशियल इवेल्युएशन के लिए वो किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। अगर मेल फैक्टर है तो उनको यूरोलॉजिस्ट या किसी एंड्रोलॉजिस्ट या फिर कोई जो फेलोशिप है इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस के अंदर, ऐसे डॉक्टर से वो कंसल्ट कर सकते हैं और एक अच्छी सलाह पा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बिल्कुल। और आज डॉक्टर स्वरंकर ने हमें कई सारी चीजें बताई, और जी मनी हेल्थ शो जो हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ शो है, यही उसका मकसद है कि हम अलग अलग बीमारियों पर चर्चा करें, अवेयरनेस की हम बात करें। सो ऑन दैट नोट डॉक्टर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच टू द टीम ऑफ जी मनी एंड मिया, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर गिरिराज स्वरंकर, जिन्होंने आज हमें मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताया, कॉजेस के बारे में बताया, ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अपना फीडबैक आप जरूर दे सकते हैं। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।